अररिया के बहुचर्चित VN मिश्रा जमीनी विवाद में सोमवार को नया मोड़ आ गया, जब पूर्व IAS अधिकारी के बड़े बेटे रोहित मिश्रा ने पहली बार प्रेस के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। जहां अब तक छोटे बेटे राहुल मिश्रा उर्फ काजू मिश्रा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रख रहे थे, वहीं अब रोहित मिश्रा ने राहुल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहित ने कहा कि एक भाई का ऐसा बर्ताव जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रेस में जो बातें कही वो वाकई चौंकाने वाली है। VN मिश्रा के परिवार में विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मैं VN मिश्रा का बड़ा पुत्र रोहित मिश्रा और उनके छोटे पुत्र श्री राहुल मिश्रा, वो यहाँ रहते हैं इस घर में, और पिछले 3 वर्षों से विगत बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने बाहर में देखे, उसमें उन्होंने बहुत तरह के आरोप लगाए। उस आरोप की सत्यता का कहीं से हमको लगता है कि कोई जांच हुई नहीं। वो कहते रहे और वो छपता भी रहा, वो लिखता भी रहा, लेकिन उसको देखने की आवश्यकता थी। अब हम पर भी नया कुछ आरोप लगा दिए हैं। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो पहले बम्बई रहता था, आजकल रिटायरमेंट के बाद लखनऊ रह रहा हूँ। मुझे रहने की जगह की आवश्यकता थी, तो कल मैं फिर पहुँचा कि भाई आप ऐसा करो कि मुझे रहने के लिए जगह दो, ये मेरे पिता का बनाया हुआ घर है। तो घर से बाहर नहीं निकले। कुछ 8-10 आदमियों को बुला लिया, जैसे कासो खां जी थे, देवानंद जी थे, सामने में बब्बू जी हैं, वो भूदेव बहू हैं, ये लोग सब लोग आए। बोले कि आप शांति से बैठिए। हम तो शांति से ही बैठे हुए हैं, पिछले विगत कितने वर्षों से शांति से बैठे हुए हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों को देखते रहे हैं। आप लोग बात कीजिए, मैं यहीं हूँ, लेकिन मेरे रहने का इंतज़ाम कराइए, क्योंकि मुझे रहने की अब आवश्यकता है और मैं रोड पे नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप समय दीजिए। बारी बारी से सब जा रहे थे, बारी बारी से आ रहे थे। अंत में कासो बहू निकले और बोले कि वो बोल रहे हैं कि ये तो मैटर जो है सो कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आवेगा तब होगा। हम बोले कोर्ट का फैसला जो आवेगा वो तो ज़मीन के बारे में होगा कि इस ज़मीन को दाएं से किया जाए या बाएं से किया जाए, लेकिन घर में जहाँ तक रहने की बात है तो हम भी रहेंगे, वो भी रहेगा, क्योंकि घर दोनों का है। और उसको कहिए आकर के बैठ कर के बात करने, इनडायरेक्टली क्यों बात कर रहा है? मतलब हम तो बात ही करने आए हैं और आप 10 लोग साक्षी हैं, तो इस समय जो बात होगी वो शायद ज़्यादा मुफीद बात होगी। बाहर नहीं आया, अंत में फिर बताया कि मैटर सब जुडिस है। तो हम बोले यदि सब जुडिस है तब तो उनको भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई न्याय कहता नहीं है कि एक भाई जो है सो रोड पर रहे और दूसरा भाई उसी जॉइंट प्रॉपर्टी से उसका उपभोग करता रहे। ये तो कोई भी न्यायालय इजाज़त देता नहीं है। तो इसलिए उनको कहिए कि आकर के बैठें और इसको एमिकेबली सेटल कर लें, दोनों रहेंगे और जैसे भी होता है रहेंगे। क्योंकि और जब मामला न्यायालय से आवेगा, क्योंकि ऐसा तो न्यायालय से आएगा नहीं निर्णय कि आप जो है सो आप बेदखल किए जाते हैं। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं खुद कोर्ट में कि हम हैं 50% के ओनर हैं, तो जब 50% के ओनर हैं तो रहने दीजिए। लेकिन ऐसा है, सत्य ये है, आप लोग चाहिएगा तो मैं हर एक चीज़ का विपत्र देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भी बात जो यहाँ बोल रहा हूँ वो स्वतः सिद्ध बातें हैं। इनका पास्ट रिकॉर्ड रहा हुआ है कि ये संपत्ति हड़पने की प्रक्रिया अपनाते हैं। मेरे पिता के जीवित रहने पर भी इन्होंने ये काम अररिया में किया है और उसको दंडाधिकारी ने फोर्स भेज करके, ताला तोड़वा करके, इन्वेंट्री करके मेरे पिताजी को दिया है, उसका रिकॉर्ड है। इनकी पत्नी और उनकी पुत्री ने मेरे पिता को टॉर्चर करके, गैराज में ताला लगा करके, बंद करके, और फिर जो है सो थानेदार के इंटरवेंशन के बाद वहाँ बुद्धा कॉलोनी थाना से लोग आए, उन लोगों ने ताले को खुलवाया उसके बाद। तो इस तरह की कारनामे कर चुके हैं। इनका इतिहास बड़ा सुंदर रहा है। ये पहली बार बिहार सरकार से नौकरी से बर्खास्त किए गए, क्योंकि इनको लायकियत नहीं थी, फोर्जरी करके ये नौकरी प्राप्त किए थे। इनको वहाँ से बर्खास्त किया गया। उसके बाद ये सिर्फ हड़पने के लिए वहीं तक नहीं रुके थे। पटना में मेरे घर का 3 फ्लोर है। पहला फ्लोर जो है वो मेरी माँ के नाम है आज भी, यानी, और वो है नहीं इसलिए हम दोनों का है, उसमें वो ये रह रहे हैं। पहला फ्लोर राहुल जी के नाम पर है और उसके बाद वाला फ्लोर मेरी पत्नी के नाम पर है। तो मेरी पत्नी के पति बन करके ये म्यूनिसिपल रिकॉर्ड कटवाते रहे
हमको बहुत खर्च और प्रयास करके, क्योंकि उस समय मैं बम्बई में पोस्टेड था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। उस समय हमको बराबर आना पड़ा और उसको ठीक करवाना पड़ा। यहाँ कंपनसेशन लैंड का मिला NH में, उन्होंने हमसे ज़्यादा प्राप्त कर लिया। भाई 2 भाई हैं तो बराबर ही तो मिलेगा, लेकिन आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने हमसे ज़्यादा उठा लिया है पैसा। तो ये वो बराबर से करते रहे हैं, ये उसकी एक नई कड़ी है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि मैं प्रशासन के पास फिर जाऊं। ये वाद में लंबित है, लेकिन मेरे रहने को कहाँ रोका गया है? जैसे वो रह रहे हैं हम भी रहेंगे, हम कहाँ रहें? ये घर भी लंबित है, इस घर का भी मामला कोर्ट में है। हाँ, इस घर का भी मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट में यदि है तो तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो तुम भी चले जाओ, हम भी चले जाएंगे, बाहर रहेगा, क्योंकि हम तो रोड पे रह नहीं सकते। और हम कितना दिन बाहर से आते रहें, खर्च लगता है। मेरी अवस्था इस तरह की नहीं है कि मैं दौड़ता रहूं डेली 50 किलोमीटर। जान माल की सुरक्षा का डर है। मेरे पिता ने भी पहले लिख करके दिया था कि ये धन हड़पना चाहता है, मैं और मेरे बड़े पुत्र को जान से मारना चाहता है। होम कमिश्नर को उनकी मृत्यु हत्या हो गई। तो हमको तो अपनी सुरक्षा के विषय में भी बहुत सचेत रहना पड़ता है। उसको लेके लगातार आपके छोटे भाई जो हैं काफी मिश्रा जी, वो लगातार आरोप लगाते रहे कि आपके पिताजी के जो साथ हुआ है उनमें कहीं ना कहीं आपका हाथ है। आपके नौकर वहाँ रहते थे और उनके नौकर के हाथों ही आप लोगों ने इस तरह का बहुत सही बात है। नौकर का बेल किसने करवाया? नौकर को जो बेल मिला वही वकील था जो इनका वकील था। कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसमें मैंने जो है सो उतने बड़े वकील को पेमेंट किया हो? मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं ऐसे भी पेमेंट कर पाता, नंबर 1। नंबर 2, रहा कौन था वहाँ? मैं बम्बई से क्या करवा दिया? मैं डॉन हूँ, मेरा इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। 10-10 हज़ार करोड़ रुपया मैं अपने बैंक के लिए उठाता था। मैं बहुत ही अच्छे ऑफिसर के रूप में रिटायर किया हूँ और महत्वपूर्ण पद से रिटायर किया हूँ। इनकी तरह नौकरी से नहीं निकाला जाता रहा, इनकी तरह बैठ करके फोर्जरी करके अपनी भाभी के नाम पर पति नहीं बनता रहा कभी। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको छूट है। आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि कोर्ट में जमीन को लेकर बंटवारे का आपने ही दाखिल किया था जी, और आपने ही पहले जमीन को बेच दिया। ये तो वही तो हम तब से कह रहे हैं श्रीमान आपको कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिखाओगे ना कि बंटवारा सूट ये है और ये जमीन बेच दिया है, क्या ये बंटवारा सूट का पार्ट है या नहीं? उन्होंने कभी दिखाया आपको? मैं आपको कहिए तो दे देता हूँ, बंटवारा सूट की कॉपी देता हूँ और जो जमीन बेचा है उसकी कॉपी देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने इसकी 2 बार जांच की है। 2022 में, 2025 में लीगल ओपिनियन मांगा गया है अंचलाधिकारी के द्वारा, और अंचलाधिकारी को ये दोनों ओपिनियन मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि जमीन निर्विवाद है और इसका कार्य हो सकता है। तो आरोप और क्या है? वो बात करने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। वो अभी भी मैं डर से इसलिए बैठा हुआ हूँ और इतने लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ कि वो कह देंगे कि मेरे साथ है। आप यदि ये सुनना चाहते हैं, मैं आरक्षी अधीक्षक को लिख करके भेज चुका हूँ, मतलब पिछले वर्ष भी, कि इनके घर कोई जाता है तो इनके घर से आवाज़ आती है कि हम रेप चार्ज लगा देंगे। तो हम इस मामले में काफ़ी सचेत और चिंतित भी रहते हैं। और क्या आरोप है मेरे बारे में? एक जो मामला आया था, शंकर झा बाबा को आपने जमीन बेचा था अपने हिस्से का, इसका ये क्या मामला था? बात जो है ना वो बहुत अच्छे से भरमाते हैं। जमीन कितनी है वहाँ पे? उस जगह पे जमीन है 2 एकड़ 16 डिसमिल। 2 एकड़ 28 डिसमिल था। हम लोगों का जो खतियानी बंटवारा हुआ है जिस पर उनका दस्तखत है कि हम लोग अपने अपने जगह पे काबिज हैं, वहाँ 2 एकड़ 28 डिसमिल दर्ज है। हमने 108 डिसमिल बेचा है उसमें, तो ज़्यादा तो नहीं बेचा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप शंकर झा जी का भी अब बयान को निकालिएगा, यहाँ जो उन्होंने बाइट दिया है जो मैंने बाहर से देखा था, उसमें उन्होंने तो कहा था कि तुम जिस तरफ चाहते हो उस तरफ का ले लो, हम बैठ सकते हैं। तो विवाद, दिक्कत की बात यह है कि वो कुछ देना चाहते नहीं हैं, वो सारी चीज़ों को हड़प लेना चाहते हैं और वो बराबर कहते रहते हैं कि इसको बच्चे हैं नहीं तो मैं तो ऐसे ही केस को करता रहूँगा और ताकि ये मर जाए और मैं सब चीज़ को ले लूँगा। तो उसका कुछ नहीं है। और क्या आरोप अभी है? आप क्या चाह रहे हैं?
हम चाह रहे हैं कि पहले तो घर रहने की जगह चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ जब हमको आना जाना पड़ेगा, और फिर समाज है मेरा यहाँ, तो समाज जब मेरा यहाँ है तो हमको एक जगह तो होनी चाहिए, ऑनरेबल जगह, जो मेरे पिता द्वारा बनाई गई है। और नॉट ओनली दैट, इस घर को बनाने में मेरे पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद बनाया था, उसमें मैंने पैसे लगाए हैं, तो फिर हमको तो रहने का पूरा अधिकार है ना। और मैं अपने जगह न रहूं तो कहाँ रहूं? आरोप ये था कि आपने अपनी माँ के अकाउंट से LIC तुड़वाया, फिर आपने अकाउंट से ATM से कई बार पैसे निकलवाया, ये सारी चीज़ें हैं। वो झूठ बोलते हैं। वैसी बात है तो मेरी माँ के लिए, माँ के क्रियाकर्म को जिसको मैंने यहीं किया था 2007 में, सारे पैसे तो उसने निकाले, और मैंने ही दिया था पापा का क्रेडिट कार्ड निकाल करके उसको। तो ये कोई क्राइम है? आपका क्रेडिट कार्ड लेकर के हम आपकी मर्जी से अगर निकाल लें तो ये क्राइम है। और इसका जो कंप्लेंट करने का अधिकार है वो किसके पास है? आपके पास है। तो ये मेरे पिता कह सकते थे, वो नहीं कह सकते। और बताएं क्या आरोप है? नहीं, यही सब आरोप। और नहीं, जो भी आप कागज देखना चाहें, मैं जो बताया वो कागज चाहते हैं, LPA 126 या 226 है उसका बाय 2000, वो कागज देखना चाहते हैं। म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में जो उसने मैनिपुलेशन किया है वो देखना चाहते हैं। वो जो सूट में नहीं है 2478 जमीन, उसको उन्होंने बेचा है। तो जो सूट में नहीं है तुम बेच सकते हो, जो सूट में है नहीं है उसको हम नहीं बेच सकते हैं। ये तो बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई। 2438 के जमीन को, खाता के जमीन को मैंने बेचा है, और 2438 उसमें नहीं है, 2478 उस सूट में नहीं है, उन्होंने बेचा है। तो वो बेचें तो सही, मैं बेचूं तो गलत, ये हमको समझ में बात आती नहीं है। उन्होंने आपके पापा के साथ, वो कहते कि हत्या हुई है, और उन्होंने पूरा डिटेल में बताया। आपसे जानना चाहते कि हुआ क्या था? हमको तो यही पता चला उस रात, वो नवरात्रि का समय था, और मैं नॉर्मली नवरात्रि में पूजा पर बैठने के बाद बोलता नहीं हूँ उस ज़माने में, और भी वैसा ही थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैं उसको मेंटेन करता था। उस दिन मेरी पत्नी फॉर्चुनेटली, मैं यही कहूँगा फॉर्चुनेटली, क्योंकि जो चीज़ें बनी उसके बाद हमको लगा कि मैं बच गया उसमें, उसने उस दिन छुट्टी ले ली। मैं फ़ोन पे गया पूजा पर बैठने के लिए, फ़ोन आया, मेरे फ़ोन में आंसरिंग मशीन लगा हुआ था, जो इसे मालूम था, क्योंकि ये मेरे घर उस ज़माने में बहुत अच्छे से, ये और इसका परिवार सबको आता था। वो जानता था कि बात फ़ोन उठेगी नहीं, फ़ोन उठेगा नहीं, इसमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। नौकर ने फ़ोन किया कि फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, आप कुछ कीजिए। तो वाइफ हमको ज़बरदस्ती बोलना चाहिए, हम सोचे कुछ बात हो गई होगी, हम क्यों उठें अभी पूजा से बीच में छोड़ करके पाठ को। इंसिस्ट करने पर मैं जब बाहर आया तो हुआ कि नहीं, स्थिति खराब है। डॉक्टर प्रभात कुमार जो अब इस दुनिया में नहीं है, वही ट्रीटिंग डॉक्टर थे पहली बार, जबकि ये 19 दिन वेंटिलेटर पर रहे थे। कारण अज्ञात है कि क्यों 19 दिन थे, और कुछ वैसी ही घटना अचानक से हो गई थी, और बड़ी खतरनाक घटना हुई थी। 19 दिन वेंटिलेटर पर थे, फिर उसके बाद हम उनको उठा करके वहाँ से बम्बई ले गए, 15 दिन फिर वहाँ ICU में रहे, और तब ठीक होकर के आए, और 6 महीने के बाद चले गए। ऐसे कहने के लिए तो है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर DK चौधरी, सबों ने मुझे मना किया था कि आप भेजिए मत। तो हम बोले कि ये तो मेरे पिता से आप कहिए कि न जाएं, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ये जाएं। इनको बहुत समझाया गया था, फिर भी आ गए, होनी थी, हो गया। उसके बाद खबर किया गया था, डॉक्टर की जो बात कह रहे हैं आप, वो डॉक्टर की बात यूँ हुई थी कि मेहर भैया उस ज़माने में जो जस्टिस थे, उनको पारिवारिक संबंध था। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि भैया आप जाइए, उसको मानते भी बहुत थे, कि आप स्वयं जाइए और पापा की तबीयत को देखिए। तो वो स्वयं आए, और उन्हीं के वजह से जो है सो पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ तक मालूम है, डॉक्टर हाथ लगाने से इनकार कर दिया, और बोला कि नहीं, ये हत्या का मामला है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं। तो उसी समय उन्होंने, शायद श्री अमित कुमार थे उस समय में सीनियर SP, उनको उन्होंने फ़ोन किया कि इसका प्रॉपरली देख दिया जाए।
एफआईआर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो स्वयं जाते नहीं। मैं था बम्बई में, कोई जाने वाला नहीं था, तो ये जा कर के एफआईआर कराए थे और इसी का लाभ इनको मिला बेल होने पर, जिसके वजह से ये बाहर हैं। और क्या पूछना चाहते हैं इसमें आप? इनका एक आरोप ये भी है कि आपके पिताजी से इनका बातचीत नहीं होता था। पिताजी नीचे रहते थे, ये ऊपर रहते थे, डायरेक्ट इनके घर में आने का रास्ता नहीं था। नहीं, हाँ, आप पूरा कर लें। दूसरा हाँ। कि जो देखभाल करता था जो जी। नौकर इनका, उनका पत्नी का आपके ससुराल से संबंध था, आपके ससुराल में वो रहती थी। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये डायरेक्ट क्लेम है कि ये साजिश के तहत उनकी हत्या हुई और इसमें बड़ी अच्छी बात है। तो एक तो पहले बताया कि मिस्टर गिरी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो इनके वकील थे जिन्होंने उसको बेल दिलवाया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, खूब अच्छे से आने जाने का ऊपर से नीचे का है रास्ता। नंबर 3 बात कि वो जिस दिन पहली बार लाया गया मेरे सामने में, आप पुलिस से जा कर के पता कर लें, खाना जो था इनकी पत्नी ने स्पेशली दाल भात अचार लगा करके, पूरा सचार बना करके उस नौकर को दिया था खाने के लिए। कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जिसको जरा सा भी लगेगा कि ये नौकर मेरे पिता के हत्या में है, उसके लिए बैठ करके वो खाना पीना पहुंचाया जाएगा? तो वो खाना बनाने उसके यहाँ जाता था। ये उसी समय की बात नहीं है, ये जब मेरे पिता वेंटिलेटर पर थे उस समय भी कुछ यहाँ से लोग जो गए थे उसका खाना बनाने ऊपर जाता था। तो उनके यहाँ से आना जाना उसका बहुत ही अच्छा था, इसलिए यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। और उसकी पत्नी को मैंने बाद में इसलिए बुलाया, मेरे यहाँ रिकॉर्ड बना हुआ है आपको गेस्ट हाउस में, जबकि ये मेरे पिता को तंग करता था और हमको अपने पिता को शिफ्ट करना रहता था गेस्ट हाउस में। वहाँ जा कर के 4-5 दिन रहते थे, फिर कुछ इंतजाम होता था तब आते थे। उसकी पत्नी को इसलिए बुलाया था ताकि ये बार बार घर जाने का जिद न करे। तो उसकी पत्नी को बुला लिए, इसलिए लिंक हो गया। अरे तुम अपने पिता को क्यों मारपीट करते थे भाई? क्यों तुम्हारे पिता ने लिख करके दिया हुआ है तुम्हारे मारने? तुम आरोप लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो आरोप तुम्हारे पिता ने लगाया है उसके बारे में तुमने क्या किया? मैं बंबई से मरवा दिया, अब तुम ऊपर से नीचे बैठ करके नहीं कि आज भी संपत्ति हड़पे हुए। उनका क्या चार्ज था कि वो हमको टॉर्चर करके मारना चाहता और संपत्ति हड़पना चाहता है? और आप तो देख रहे हैं इस 18 साल में क्या हो रहा है, घर तक नहीं घुसने दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप आप अब तक लगता रहा है आप पे, सारे बेबुनियाद आरोप हैं? एकदम हर एक का विपत्र है मेरे पास, हर एक का विपत्र है। उनके पास कोई विपत्र नहीं है, वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं। जैसे कैसे बताए कि ये लिटिगेटेड है, पार्टीशन सूट में है। अरे वकील हैं वो, माननीय उच्च न्यायालय के वो अधिवक्ता हैं, और उनको एक स्टे ऑर्डर नहीं मिला। 2000 मैं बताता हूं आपको इसका भी कहानी आगे का, कि 2022 में ये सेल हुआ है, 2023 में ये जाकर के ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कोर्ट में। उसके बाद मैं उस समय में सोमनाथ में दर्शन कर रहा था। मैं बोला कि हमको 3 दिन का मौका दिया जाए, मैं लौट के आता हूं, जवाब बनाता हूं। मैं लौट करके आया, जवाब बना करके दिया गया उनको। उसके बाद से आज 10 से 11 महीना हो गया है और उस शख्स ने उसका जवाब नहीं दिया। हर डेट पर वो अपीयर नहीं होता। अभी मैं इसीलिए जाना चाहता हूं फिर से कि 18 तारीख को फिर नया डेट लगा हुआ है। जब इसको दिखाया गया कि भाई ये तो 2438 इस सूट का पार्ट ही नहीं है, तो इस पर ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हैं आप, तो ये अपीयर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ हर एक जगह प्रशासन में, माननीय उच्च न्यायालय में भी इन्होंने कहा है कि मेरा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। अरे भाई सूट तो दिखाओ और जमीन का डिटेल तो दिखाओ। मैं जमीन का डिटेल और पार्टीशन सूट आप कहिए दिखाता हूं। इस मामले को लेकर आप प्रशासन के पास जा रहे हैं या जा चुके हैं? हम प्रशासन के पास, क्योंकि प्रशासन ने हमसे पूछा इन्हीं के कहने पर कि आप ये कैसे कर रहे हैं, तो अब हमको प्रशासन के पास जाना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में हमारा यहाँ आना जाना अब बहुत बढ़ गया। तो हमको तो यहाँ एक परमानेंट जगह चाहिए, हमको तो और सुरक्षा के साथ चाहिए, क्योंकि इनकी बातों पर हम एक जरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं।